गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं नेहा पांडे आपका टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने सेकंड टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। पहला जो हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में टेस्ट था, विटामिन से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे, संभवतः आने की जो थी उम्मीद कि हाँ ऐसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था। और अभी हम जो करेंगे, जो सेकंड हमारा वो फैट के बारे में, क्योंकि विटामिन से जुड़े 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। तो सेकंड हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच में फैट से जुड़ा क्वेश्चन होगा। तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले बैच के बारे में देख लेते हैं कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच सबसे ज्यादा शिक्षक बनाने वाली संस्था टीचर्स एकेडमी फॉर टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस बेंच को लॉन्च किया गया है। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 6 मंथ की होगी। तो चलिए, बैच के प्रसार के बाद आते हैं अपने फैट से जुड़े फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक था फैट है, इससे फैट हम लोगों ने लगभग थ्योरी के रूप में पूरा कंप्लीट कर लिया था और आज हम उसके बारे में प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फैट से जुड़ा है। 1 ग्राम वसा के दहन से, दहन मतलब जलने की बात हो रही है, 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती, मतलब पूछा जा रहा है कि जो हमारे शरीर में अगर हम 1 ग्राम वसा का प्रयोग करते हैं तो कितनी दहन या कितनी एनर्जी हमें इससे मिलती है, जो हमारे शरीर को क्या करती है, ऊर्जा देने का कार्य कर रही है। पहले विकल्प की बात करते हैं तो 6 कैलोरी की बात हो रही है। सेकंड विकल्प की बात करते हैं तो 7 कैलोरी की बात हो रही है। थर्ड विकल्प की बात करते हैं तो 8 कैलोरी की बात हो रही है। और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं तो 9 कैलोरी की। क्वेश्चन हमारे कि 1 ग्राम वसा की बात हो रही है कि यदि हम 1 ग्राम वसा अपने शरीर में यूज करते हैं या फिर प्रयोग करें तो कितनी कैलोरी है, कितनी ऊर्जा हमें उससे प्राप्त हो रही है। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर होगा 9 कैलोरीज। कितना? 9। 1 ग्राम वसा के दहन से हमें 9 कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। इसमें देखते हैं फिर, अगर 1 ग्राम कार्बोज से, 1 ग्राम कार्बोज के दहन से कितनी ऊर्जा मिल रही है, दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कितनी ऊर्जा। तो 4 देखने को कहीं मिले, कहीं कहीं 4.1 मिलेगा कैलोरी। ये 1 ग्राम कार्बोज से हमें देखने को यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। फैट की बात करें तो 9 कैलोरी की बात हो रही है। सेकंड इसमें देखते हैं कि यदि 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से के दहन से कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है, कितनी ऊर्जा हमें मिल रही है, कितनी ऊर्जा। तो कहीं 4 हमें देखने को मिलता है और कहीं कहीं 5 भी देखने को मिल जाता है। कैलोरीज की बात हो रही है, ज्यादातर 4.2 देखने को मिलता है। तो हमने देखा कार्बोज और वसा और क्या कहते हैं प्रोटीन के बारे में कि यदि हम 1 ग्राम कार्बोज अपने शरीर में यूज करते हैं तो इससे हमें 4.1 कैलोरीज या 4 कैलोरीज उत्पन्न होती है। और यदि हम 1 ग्राम फैट की बात करते हैं तो वहां पे 9 कैलोरीज हमें प्राप्त हो रही है। और यदि हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हमें वहां पर पे 4.1 कैलोरीज देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जो हमें मिल रहा है ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो सबसे ज्यादा फैट मतलब ऊर्जा हमें जिससे मिल रहा है, वह किससे मिल रहा है, कैलोरी मतलब फैट से मिल रहा है। कि अगर हम 1 ग्राम फैट का यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमें मिल रही है वसा से। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो करंट एनर्जी हमें दे रहा है वो तो हमारा कार्बोज का काम होता है। किसका काम होता है? कार्बोज का काम होता है करंट एनर्जी देना, तुरंत ऊर्जा देना। ठीक है, तुरंत ऊर्जा देना, तुरंत ऊर्जा देना। तो तुरंत ऊर्जा देने का कार्य तो कार्बोज करता है। वसा जो करता है कि जो इससे हमें एनर्जी मिल रही है वो क्या होती है, संग्रह होती है। क्या होती है? स्टोर होता है। जो हमें फैट से मिल रही है एनर्जी, वह क्या होती है? स्टोर होती है। इससे जो हमें ऊर्जा मिल रही है, ऊर्जा मिलती है, पहले ये स्टोर होती है, तुरंत ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता है, बहुत स्टोर होती है। ऊर्जा मिलती है वह स्टोर होती है, मतलब संग्रह होती है, इकट्ठा हो रही है।
तो वह क्या स्टोरेज बाद में हमें धीरे धीरे क्या करते हैं एनर्जी देने का कार्य करेगी, लेकिन पहले जो होता है कि जो तुरंत वर्क करने के बाद जो एनर्जी का कार्य, एनर्जी देने का कार्य तो कार्बोज करता है, और उसके बाद अगर कार्बोज की कमी हो जाती तो प्रोटीन वहां पे कार्य करने लगता है। लेकिन उसके बाद जब हमें बाद में जैसे कभी बहुत टाइम तक फास्टिंग रह रहे हैं या फिर कार्य को शरीर में एनर्जी की कमी लग रही है और हम कार्बोज और प्रोटीन का यूज बिल्कुल भी नहीं करें, तो वहां पे जो हमारा फैट से हमारी बॉडी में स्टोर हुआ है ऊर्जा, जो संग्रहित हुआ है, स्टोर करके रखा है, वो क्या करेगा उसके बाद हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। जहाँ पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा तो वर्षा से मिली थी, लेकिन जो तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कर रहा था वो कर रहा था कार्बोहाइड्रेट। और स्टोर भी कौन कर रहा था, कार्बो फैट कर रहा था। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी यदि हम शरीर में ज्यादा लेते हैं तो क्या करता है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, संचित होने लगता है। और जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन धीरे धीरे क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर के हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो इतना तो ग्लूकोज हमारा कर ही रहा है। ठीक है, जी गुड इवनिंग। हाँ, फर्स्ट का आंसर इज राइट, डी आप कर रहे हैं कि करेक्ट है कि 9 कैलोरीज की बात हो रही है, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये, और ये क्या करता है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि वसा से, फैट की बात हो रही है तो वसा से मनुष्यों को कितने परसेंट ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं 50 से 60%, सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं 20 से 25%, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं 10 से 15%, और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं 30 से 40%। हमें यहाँ पे ये देखना है कि कितनी ऊर्जा हमें फैट से मिल रही है, 50 या 20 या 10 या फिर 30%। तो ऊर्जा हमें तीनों से मिल रही है, प्रोटीन और क्या कहते हैं कार्बोज और वसा से। तो यहाँ पे देखना है कि वसा से मनुष्य को कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कर रहे हो, अभी तो किसी का भी नहीं आया सेकंड का। चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं आपको कि सेकंड का जो वसा से होता है, क्या होता है इसमें 20 से 25% की बात हो रही है। किससे, 20 से 25% ऊर्जा हमें किससे मिलती है, फैट से मिलती है। कार्बोज की अलग अलग मात्रा होती है, कार्बोज में भी जैसे कि जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है, जो रिच फैमिली होती है, और जो सबसे पुअर फैमिली होती है, तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि जो बहुत गरीब फैमिली है, राइट आंसर गंगवा जी 2 का आंसर इज करेक्ट। हाँ, 20 से 25% एनर्जी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, कार्बोज की मात्रा ज्यादा लेते हैं। जैसे कि जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, डेली वर्क किए, पैसा कमाए, अपनी जीविका को चलाने का कार्य करते हैं, तो उनके भोजन में हमें ये देखने को मिलता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। तो उन्हें एनर्जी किससे वहां से मिले, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा। तो अगर हम उनकी बात करते हैं तो 60 से 70%, ना 60 से 70% एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। और उसके बाद अगर मिडिल क्लास की फैमिली की बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम 55 से 65%, कितना, 55 से 65% ऊर्जा किससे ले रहे हो, कार्बोज से लेंगे। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली होती है, तो उनका देखते हैं 50 से 55%, कितना, 50 से 55% एनर्जी वो कार्बोज से लेने का कार्य करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पुअर फैमिली होती है, गरीब होती है, जिनको अपना केवल जीविका चलाना होता है, वो कार्बो से एनर्जी लेने का कार्य 60 से 70% करते हैं। उसमें ही हमारा फैट भी आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्क्रीन पे देखते हैं। फाइनोडर्मा, किसकी बात हो रही है, फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, कैल्शियम। सेकंड ऑप्शन आवश्यक वसीय अम्ल। थर्ड ऑप्शन विटामिन। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, प्रोटीन की बात कर रहे हैं। तो हमें बना, ये जो बीमारी है, यह एक बीमारी है फाइनोडर्मा रोग, यह किस तत्व की कमी से हो रही है। तो ये जो फाइनोडर्मिक बीमारी होती है, ये कछुए, हमारी जो स्किन होती है कठोर हो जाती है। थर्ड का राइट आंसर इज अब, हाँ बिल्कुल गनवाजी का आंसर करेक्ट है कि थर्ड का आंसर आप बी कर रहे हैं, आवश्यक वसी अम्ल से होती है। आंसर आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बीमारी होती है, इसमें क्या होती है, जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी त्वचा होती है, कछुए के समान हो जाती है। कछुआ हम लोग ने देखा है ना, उसकी जो बाहरी की स्किन होती है कठोर होती है, तो सेम उसको हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि फाइनोडर्मा जो बीमारी होती है, फैट अगर हमारे शरीर में फैट की वजह से, क्योंकि आंसर हमारा क्या, आवश्यक वसी अम्ल, इसकी कमी से हो रही है, तो हमारी जो स्किन होती है वो कछुए के समान हो जाती है। किसके समान, कछुए के समान, कछुए के समान, से टोड स्किन भी कहते हैं।
ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्या होता है, स्किन हमारी जो होती है टाइट हो जाती है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन से देखते हैं बहुत सारी बीमारियां होती है, कोई एक बीमारी नहीं, क्योंकि ABCD के सारे विटामिन से, जिससे हमें रतौंधी मिल गया, ऑस्टियोमाइलिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कई सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। अब बात प्रोटीन की करते हैं, तो प्रोटीन से देखते हैं मेरेस्मस की कमी, मेरेस्मस नामक बीमारी देखने को मिलती है। मेरेस्मस। नेक्स्ट क्वाशियोरकर। ये जो दोनों बीमारी बहुत ही ज्यादा हमें बच्चों में देखने की मिलती है, इसके साथ ही सूखे ऊपर से अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, सेल्स का निर्माण भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। जब सेल्स का निर्माण ही नहीं होगा तो शरीर का ढांचा भी नहीं होगा, तो हमारे शरीर में प्रोटीन भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमारा क्या खनिज लवण है। इससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलिस और रिकेट जैसी बीमारी हमें देखने को मिलती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्न द्वारा शरीर में कौन सा प्रोटीन नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। और जब हम लोग विटामिन का प्रैक्टिस सॉल्व करे तो हमने उसमें भी इस चीज को देखा था कि नियासिन को संश्लेषित करा या फिर उसमें रूप में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। पहला विकल्प देखते हैं ट्रिप्टोफैन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ट्रिप्टोफैन। सेकंड की बात करते हैं टायरोसिन। थर्ड की बात करते हैं हिस्टीडीन। और फोर्थ की बात करते हैं आइसोल्यूसिन। क्या कहते हैं, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन की बात हो रही है। तो हमें बताना है कि हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, कौन सा नियासिन को संश्लेषित कर रहा है। तो हमारा फोर्थ का इज राइट आंसर, करेक्ट टनुआ जी का आपका आंसर ए सही है। फोर्थ का आंसर ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, एक आवश्यक प्रोटीन है। ट्रिप्टोफैन के साथ टायरोसिन, हिस्टीडीन और आइसोलेशन सभी क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। आवश्यक प्रोटीन हमारी 10 होती है, जिसमें कि ओके ठीक है, ऋषु जी लिख दे रहे हैं। ओके चलिए, कोई ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो हमारे ट्रिप्टोफैन इज राइट आंसर। हमने देखा कि नियासिन में क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफैन क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है हमारे शरीर में। हमने ये भी देखा था कि 60 mg, कितनी बात हो रही थी, 60 mg। यदि हम ट्रिप्टोफैन का सेवन करते हैं, किसका, ट्रिप्टोफैन का सेवन करते हैं, ट्रिप्टोफैन का सेवन करते हैं, का सेवन करते हैं, तो 1 mg नियासिन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है, नियासिन की प्राप्ति होती है। तो हमने यहाँ पे देखा ट्रिप्टोफैन ही ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में क्या और नियासिन के रूप में जाकर के परिवर्तित हो जा रहा है। बिल्कुल 60 mg से 1, अगर 60 mg का सेवन करेंगे तो बेटा 1 mg होगा, GM ग्राम के में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका GM गलत हो जाएगा। mg की बात हो रही है तो mg को ही हम देखेंगे यहाँ पर। तो ट्रिप्टोफैन का सेवन करते हैं तो क्या होता है, नियासिन की हमें प्राप्ति होती है। और जो हमारे बाकी के विकल्प बचे हैं, टायरोसिन, हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ये सब हमारे क्या होते हैं, आवश्यक प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमारा स्क्रीन पर ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि वसी अम्ल प्लस, किसकी बात हो रही है, वसी अम्ल यानी फैटी एसिड की बात हो रही है, प्लस ग्लिसरॉल की बात हो रही है, प्लस फास्फोरिक अम्ल की बात हो रही है, प्लस नाइट्रोजन युक्त तत्व, किसकी, नाइट्रोजन युक्त तत्व मिलकर किस लिपिड का निर्माण करते हैं। तो इतने सारे 1 2 3 4 मिलकर के ये सारे तत्व किस फैट का या किस लिपिड का निर्माण कर रहे हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे लाइपोप्रोटीन, इसकी बात हो रही है, ग्लाइपोप्रोटीन की बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं फास्फोलिपिड्स की बात हो रही है। और फोर्थ की बात करते हैं सभी। तो हमें बताना है कि वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल प्लस फास्फोरिक अम्ल प्लस नाइट्रोजन युक्त तत्व मिल करके किस फैट्स का निर्माण करते हैं। हम लोगों ने फैट्स में देखा तो देखा था सरल, देखा था संयुक्त, देखा था और व्युत्पन्न देखा था। 3 देखे थे हम लोगों ने। बिल्कुल हम, बिल्कुल आपका स्वागत है ऋषु जी। जी हाँ, आज आपका फर्स्ट टाइम मैसेजेस में दिख रहा है, दिख कर दीजिए आप सभी। ओके बिल्कुल हाँ, चलिए
आगे चलते हैं हम लोग 5 का आंसर जो बेटा आप लोग सीख रहे हो, फास्फोलिपिड्स इज करेक्ट आंसर है आपका गंगवार जी की, फास्फोलिपिड्स इज राइट आंसर आपका। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं, जिसमें हमने देखा वसी जो हमारा वसा था वो 3 भागों में क्या किया जा रहा था, बताया जा रहा था। देखिए यहाँ पे देखते हैं वसा, तो हमने यहाँ पे देखा था सरल फर्स्ट, सेकंड की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो यौगिक या संयुक्त की बात होती है, यौगिक या संयुक्त, ठीक है, यौगिक या संयुक्त। और थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्युत्पन्न या व्युत्पादित की बात होती है, ठीक है, या व्युत्पादित। ये आपका राइट आंसर है कि फास्फोलिपिड इज करेक्ट आंसर है। बट हम यहाँ पे यहाँ देखना है कि फास्फोलिपिड्स है क्या, सरल फैट्स है या यौगिक है या फिर व्युत्पन्न है। तो जो हमारा फास्फोलिपिड्स है इसमें क्या वसी अम्ल, तो सरल और क्या हो रहा है, सरल को जब मिला रहा है तो ये हमारा यौगिक बन जाए, संयुक्त बन जाए। इसके अंतर्गत हमारे 4 आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन। और इस, हाँ बिल्कुल आपका भी करेक्ट आंसर है बेटा रिपू जी की, आपका फर्स्ट आंसर एग्जैक्ट राइट कि फास्फोलिपिड्स इसके अंतर्गत आता है। तो किसके अंतर्गत ये आता है, तो ये यौगिक या संयुक्त के अंतर्गत आता है, जहां पे वसी अम्ल के साथ कोई अवसीय पदार्थ या कोई अकार्बनिक पदार्थ तत्व मिलकर के क्या कर रहे हैं, किसी और नए पदार्थ को क्या कर रहे हैं या नए लिपिड्स को क्या कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारा फास्फोलिपिड्स आता है। अब हम अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वसा और कार्बोज मिलते हैं। क्या मिलते हैं, वसा और कार्बोज मिलकर के ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करते हैं। कैसे, देखिए ग्लाइको ग्लूकोजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार्बोज की बात हो रही है। लिपिड्स की बात आ जाए तो लिपिड्स किसकी बात हो रही है, फैट की बात हो रही है, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, वसा, सॉरी कार्बोज, कार्बोज प्लस वसा। तो हमने यहाँ पे देखा कि कार्बोज प्लस वसा दो तत्व ऐसे हैं जो मिलकर के क्या करें, एक नए तत्व का निर्माण करें। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, यौगिक या संयुक्त लिपिड्स के अंतर्गत आएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन भी सेम हमारा ऐसे ही है, और ग्लाइको भी, फास्फो भी, इसके साथ ही सल्फर लिपिड्स भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और एक बात इसमें, लाइक फास्फोलिपिड्स एक ऐसा लिपिड्स है जिसमें किसकी, नाइट्रोजन, किसकी, नाइट्रोजन युक्त तत्व मिलाया जा रहा है। जैसे कि हम लोग प्रोटीन में देखते हैं कि प्रोटीन क्या होता है कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होता है। तो प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम उसे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। सेम यहाँ पे जो हमारा वसा होता है, फैट होता है, लिपिड्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन सिर्फ इसी में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम फास्फोलिपिड्स से कहते हैं। सीधा सा ऑप्शन से पकड़ते हैं, कहीं और नहीं, सिर्फ देखते हैं गिल्सराल फास्फोरिक आ रहा है और या नाइट्रोजन, बस दो चीजें देख लिया, फास्फोरस पे आंख बंद करके टिक कर देंगे, कहीं कुछ नहीं सोचना है। और सिर्फ ये सोचना है कि यौगिक या संयुक्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। अब हमने सिंपल सा पूछा, जरूरी नहीं कि हर जगह सिंपल सा पूछे, सीधा सा पूछ दिया गया, चलिए ठीक है, फास्फोलिपिड्स वसा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है, तो वहां पे आपका आंसर होगा संयुक्त या यौगिक के रूप में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। कौन सा वसा, फैट की बात हुई, स्वास्थ्य वसा माना जाता है। स्वास्थ्य मतलब स्वस्थ की बात हो रही है, जो हमारे शरीर के लिए क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं होता है। अब वसा है, हानिकारक तो बिल्कुल भी होगा, क्योंकि वो हमारे शरीर में क्या हो रहा है, जाकर के संग्रह हो रहा है, स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज का शरीर से निष्कासन नहीं हो रहा है, अगर वो जमा हो रही है, तो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। लेकिन हमें यह बताना है कि कौन सा ऐसा फैट है जो क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, पशु का वसा, किसकी बात हो रही है, पशु के वशे की बात हो रही है। सेकंड की बात करते हैं, संतृप्त सैचुरेटेड फैट की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी की बात हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं। गंगवार जी इस 6 का करेक्ट आंसर असंतृप्त, हाँ बिल्कुल सही आपका है, बिल्कुल असंतृप्त फैटेड एस, ओके हाँ। चलिए आपके आंसर को लॉक किया जाता है कि जो स्वस्थ वसा होती है, असंतृप्त वसा होती, क्यों होती है ये शरीर के लिए अच्छी, क्योंकि ये क्या होती, हमारे शरीर में जमती बिल्कुल भी नहीं है। क्या होती है, जमती नहीं है, जमने न वाली, जमने न वाली, न वाली वसा। तो ये हमारे शरीर में बिल्कुल भी जाकर के नहीं जमती, इसलिए स्वस्थ वसा मानी जाती। और इसके साथ ही ये जो होती है, जो असंतृप्त वसा होता है, यह क्या होता है कि औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस रूप में पिया किया जाता है, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
हम देखते हैं अगर किसी भी दवा को बनाया जाए तो उसमें जो हमारा असंतृप्त वसा है 20 पर जमती 20 डिग्री सेल्सियस पर जमती नहीं है बेटा। अगर दिव्या मौर्य 6 का इज राइट आंसर सी। अगर तेल के फॉर्म में भी होता है तो देखने को मिलता है अनसैचुरेटेड फैट, और अगर यदि वो वसा के रूप में तो भी हमें वहां पे देखने को ये चीज मिलती है। जी हाँ गंगवा जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या होती है जमने न वाली वसा। हमारे शरीर में इसका क्या जाकर के जम नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं फैट हो रहा है। और ये इसके साथ ही जो हम दवा बनाते हैं, जो मेडिकल यूज होता है, जो हम दवा प्रयोग करते हैं, उसमें भी औषधि के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये हम सैचुरेटेड फैट की बात करते हैं जो संतृप्त वसा होता है, तो इसमें देखते हैं कि यह जो वसा होती है वह क्या होती है, जमती है। ठीक है, यह वसा जो होती है बिल्कुल अनसैचुरेटेड, बिल्कुल राइट, यह जो वसा होती है जमती है, यह वसा जमती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया जो वसा फैट होती है दो प्रकार के, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड जो होती है जमाव होता है उसका, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है हमारे शरीर में इसका किसी भी प्रकार से जमाव नहीं होता। यहाँ इसके साथ ही हमने इसका क्या देख लिया, वर्गीकरण भी देख लिया। पशु का वैसा ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, कोई भी पशु के फैट की बात नहीं है, दो ही फैट है, संतृप्त एंड असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ताप से, किसकी बात हो रही है, ताप से पदार्थ को कोएगुलेट, किसकी बात हो रही, कोएगुलेट हो जाते हैं। पहले कोएगुलेट का अर्थ समझते हैं, इसका मतलब होता है जमा होना। ठीक है, जमाव करना, क्या होता है, जमाव या जमा या जमना। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, जमाव या जमना, कोएगुलेट की बात हो रही। तो हम यहाँ पे ताप जो हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर इससे देखते हैं कि किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं पदार्थ को, तो कैसा हो जा रहा है, तो क्या वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे कार्बोन, सेकंड देखेंगे प्रोटीन, थर्ड देखेंगे विटामिन, और फोर्थ देखेंगे फैट यानी वसा की बात करते हैं। तो गंगवार जी का आंसर स्क्रीन पे आ चुका है, 7th का बी इज राइट आंसर। 7th का आप आंसर बी करें, प्रोटीन। क्वेश्चन देखिए, ताप से पदार्थ कोएगुलेट की बात है, जमने की बात हो रही है, जमाना है इसको। ठीक है, प्रोटीन बॉडी में जाकर एक तरीके से होगा, लेकिन हमें यहाँ पे जमने की बात करें तो ऑप्शन बेटा यहाँ पे होगा फैट, क्योंकि ये क्या होता है हमारे शरीर में जाके ताप के संपर्क में आता है तो हल्का सा वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, फिर जाकर के जमने लगता है। 7th का बी, 7th का ए दिव्या मौर्य जी, कार्बोस नहीं बेटा, कार्बोस नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, कार्बोस नहीं होगा। और किसी का आंसर, डी, फैट। हाँ ऋषि ऋषु जी बिल्कुल सही, करेक्ट, डी होगा, फैट हो रहा है, क्योंकि फैट की बात करो तो क्या हो रहा है, फैट होगा हमारा, वसा होगा, ये क्या हो रहा है, ताप से संपर्क पदार्थ क्या होता है, कोगुलेट हो जाता है, जम जाता है। यहाँ पे सीधा सा जमने का नहीं दे रहा है, कोगुलेट जैसा शब्द और ये एक बार आ चुका है टीसीटी पीजीटी में। ये क्वेश्चन सेम टू ऐसी प्रोसेस उठा करके इसको पूछा गया है जहां इसका आंसर आपको वसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, आयोग ने भी इसका फैट ही माना है, नहीं तो यहाँ पे प्रोटीन की बात होती, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा स्क्रीन पर अवेलेबल है, देखते हैं। पित्त आवश्यक होते हैं, पित्त जो होता है पितरस की बात होती है, वह आवश्यक क्यों हो रहा है। पहला ऑप्शन की बात करते हैं प्रोटीन पाचन के लिए, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं वसा पाचन के लिए, और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं उपयुक्त में से सभी। तो हमें बताना है कि यह पित्त जो है क्यों आवश्यक है, किसका पाचन कर रहा है हमारे शरीर में। आजकल तो देखते हैं ना पित्त की थैली में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मतलब वो स्टोन देखने को मिल जा रहा है, तो यदि ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है तो ऐसी कौन सी चीज हमारे शरीर मतलब हमें खाने में कम कर देनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ इसको भी बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है वसा। पित्त होता है, पित्त रस की, पित्त की थैली की बात हो रही है। ऋतु का आंसर करेक्ट 8 का बी बेटा, उपयुक्त सभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पित्त आवश्यक होते हैं। यहाँ पे बस एक मेजर बताना है, ओके। हाँ बिल्कुल, आपका गणगौर आंसर कि वहां पे प्रोटीन होता है, लेकिन अगर हम लोग उसकी बात मानते हैं जिस अकॉर्डिंग ये पूछा गया तो वहां पे आयोग का जो इसका आंसर था वहां पे से फैट कहा गया। ठीक है, प्रोटीन ही होता है, क्योंकि जमने पे तो क्या होता है वसा तो एकदम नर्म हो जाता है, पिघल रहा है ना। करेक्ट है, हाँ बॉडी में जमता है, लेकिन हमें उस आंसर को भी मान के चलना है ना। गणगौर 8 का आप आंसर सी करें, वसा के पाचन के लिए इज राइट। फैट के पाचन के लिए पित्त जो होता है आवश्यक होता है, क्योंकि यदि हमारे शरीर से पित्त की थैली, वो जब स्टोन होता है पित्त की थैली में तो क्या होता है उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, तो वहां पे डॉक्टर सबसे पहले हमें सलाह देता है कि वसा से क्या होना है, फैट से बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है,
दिव्या इज राइट, 8 का, दिव्या मोरे इज करेक्ट आंसर, 8 का सी। कनकौर जी का भी आंसर 8 सी। हाँ चलिए, अब उम्मीद है कि आप मतलब थोड़ा सा संतुष्ट हो गए होंगे, क्योंकि हम लोग को जो पता बुक से होती है और इसके साथ ही हमें वो भी मानना पड़ता है जो आयोग मानता है। ऋषु का आंसर ऋषु ने दिया था बट डिलीट कर दिया। सेज राइट, बिल्कुल गुड। चलिए, तो हमारा पित्त का आवश्यक क्यों होता है? वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ब्यूटायरिक, किसकी बात हो रही है? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंडे में, सेकंड ऑप्शन है सरसों के तेल में, सरसों के, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है मक्खन में, और फोर्थ ऑप्शन है फलों में। तो हमें बताना जो ब्यूटारिक एसिड होता है वह किस खाद्य पदार्थ में, किस भोजन में पाया जा रहा है। आज इस नाइट नाइन्थ का सी आंसर इज करेक्ट, बिल्कुल जी। चलिए, तो आपके आंसर को लॉक कर दिया जाता है। मक्खन में ब्यूटारिक एसिड किस में पाया जाता है? मक्खन में पाया जाता है। और ये क्या कहते हैं, किस में आता है? सैचुरेटेड में आता है या अनसैचुरेटेड में आता है? शालू पांडे जी, सी इज राइट आंसर। तो आप ये बताएंगे बेटा कि ब्यूटारिक अम्ल जो हमारा होता है सैचुरेटेड फैटी है या अनसैचुरेटेड फैटी है? ऋषु का भी आंसर इज राइट सी, दिव्या जी का भी आंसर सही है। चलिए, ये कौन सा एसिड है, मतलब संतृप्त है या असंतृप्त है? संतृप्त वसा या असंतृप्त वसा है? असंतृप्त वसा है। आपको बताना है कि इसमें से जो ब्यूटारिक अम्ल है कौन सा फैटी एसिड है। नाइन्थ का से बिल्कुल दिव्या जी करेक्ट, ब्यूटारिक अम्ल। देखिए, तो सिंपल सा था, उठा के पूछा, बस हमने इसको लाकर यहाँ पे लगा दिया। लेकिन यहाँ पे है कि इससे ये पूछा जा सकता है ना कि कौन सा ब्यूटारिक अम्ल कौन सा फैटी एसिड है। हाँ, दिव्या जी का आंसर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड लिखा है आपने। हाँ, धन्यवाद, करेक्ट। चलिए, दोनों लोग आंसर बस थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है बट कोई नहीं। सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है, मतलब संतृप्त वसा के अंतर्गत ब्यूटारिक अम्ल हमारा आता है। इसके अंतर्गत 5 आते हैं, ब्यूटारिक हो गया, कैप्रिलिक हो गया, है ना, एरिकॉडिक हो गया, और इसके साथ ही नहीं ऋषु, अनसैचुरेटेड में नहीं होता है बेटा। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, उसको दो भाग में अलग से डिवाइड करते हैं। देखिए, जो हमारा फैट होता है वो दो प्रकार से हो जाता है, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड होता है वह क्या होता है, जमने वाला होता है, और अनसैचुरेटेड जमने वाला नहीं होता है। तो ब्यूटारिक जब अम्ल मक्खन की बात करें तो ये क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जाके कोगुलेट होता है, मतलब जमता है। तो ये हमारा आंसर बेटा हो जाएगा संतृप्त वसा के अंतर्गत आएगा। इसमें डिलीट करने जैसा कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, तो आपका आंसर बिल्कुल सैचुरेटेड फैटी के अंतर्गत ही हमारा आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की तरफ चलते हैं। देखते हैं यहाँ पे, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम की बात हो रही है, मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम है अनसैचुरेटेड। हाँ, म्यूफा, म्यूफा बिल्कुल गंगवा जी आंसर सही है कि अनसैचुरेटेड क्या होगा, मोफा और पूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और पूफा का मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है। मुफा में भी हो जाता है, 2 हो जाते हैं, अपूफा में भी क्या हो जाता है, 3 को डिवाइड कर दिया जाता है। रेड 10th का करेक्ट। चलिए, 10th में देखते हैं कि वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है कौन सा है। पहला ऑप्शन देखते थे, रेनिन की बात हो रही है, रेमिन नहीं, रेनिन की बात हो रही है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, एमाइलेस की बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, लाइपेस की बात हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, पेप्सिन की बात हो रही है। तो हमें बताना है कि जब हमारे शरीर में वसा का हम प्रयोग करें तो उसका पाचन हो रहा है, तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इसका क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, या इसके पाचन में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। जितेंद्र सिंह जी, लाइपेज इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल। कनकौर जी का भी आंसर लाइपेज सही है। विनय चौहान जी का भी आंसर सी, बिल्कुल। ऋषु ने फिर से डिलीट कर दिया, क्या हो गया भाई, क्यों डिलीट हो गया? चलिए, आपके आंसर को लॉक किया जाता है, लाइपेज इज करेक्ट आंसर। लाइपेज क्या करता है, लाइप एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, फैट को पचाने में हमारे शरीर में क्या हो रहा है, आवश्यक है। राइट, बिल्कुल सी, करेक्ट इज टू, हाँ, लाइपेज इज करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिरके की बात हो रही है, लगभग सभी को सिरका बहुत पसंद आता है, खट्टा होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है। चलिए, सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, अभी हमने सिट्रिक एसिड बोला, अब उसको टिक मत कर देना क्योंकि जरूरी नहीं, ठीक है, पूरे ऑप्शन को देखना। सेकंड है लैक्टिक अम्ल, थर्ड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फोर्थ है एसिटिक अम्ल। तो हमें बताना है कि सिरका होता है तो सिरके में क्या पाया जाता है, ठीक है, सिरके में क्या पाया जाता है। कोई बात नहीं, गलत होगा आज, गलत होगा कल सही होगा, गलती करते ही करते तो सही होगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे डिलीट कर दें। भाग 11th का डी इज बिल्कुल राइट। चौहान जी का भी आंसर, ऋषि को देखिए अभी आंसर सही है ना, इज करेक्ट आंसर एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या पाया जा रहा है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल ऋषु। दिव्या का भी 10th का डी है। मनीषा, मनीषा भाई दो बार एक ही नाम को दो बार रिपीट कर दिया। मनीषा, मनीषा इज राइट आंसर डी। चलिए आपका भी आंसर सही है। सिरका खाने में बहुत टेस्टी होता है ना, काफी टाइम तक इसको रख दे इसमें खट्टे जैसा स्वाद आता है। हाँ मनीषा का करेक्ट आंसर, सभी का आंसर डी लगभग सही है कि एसिटिक अम्ल होता है जो सिरके में क्या होता है पाया जाता है। और ये कहते हैं खट्टा पदार्थ होता है जो काफी समय तक क्या होता है चीजों को रखा जाता है, सड़ाया जाता है, फिर उससे क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा स्क्रीन पर है। देखते हैं कि वसा अघुलनशील है, जो हमारा फैट होता है ऐसा कौन सा तत्व है, पदार्थ है जिसमें वो क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। पहले विकल्प की बात करते हैं तो ईथर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ईथर में। सेकंड विकल्प की बात करते हैं तो पानी में। थर्ड विकल्प की बात करते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात करते हैं। और फोर्थ विकल्प की बात करते हैं क्लोराइड। तो हमें ये बताना अघुलनशील, यहीं पे देखना है कि जो घुलनशील अघुलनशील में क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। तो हमें बताना है कि फैट किस में अघुलनशील हो रहा है। दाल में मिलकर खाया, हाँ दाल में मिलाकर खाया जाता है, बिल्कुल किसी भी चीज में खा सकते हैं, ऐसे भी लड़कियों को खट्टा बहुत पसंद है। चलिए आप लोग जो सी आंसर करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, अघुलनशील की बात हो रही है, फैट किसमें अघुलनशील होता है, ठीक है। 11th का डे इज रॉन्ग आंसर, क्लोराइड इसमें बेटा घुलनशील होता है। कन्वर्जेंस 12th का ए, ईथर में भी फैट जो हमारा होता है घुलनशील होता है, ठीक है। 11th का डी। चलिए आंसर इसका करते हैं, जो हमारा 12th का आंसर इज राइट होगा पानी में। पानी में क्या होता है, फैट अघुलनशील होता है। कभी आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देखो, पानी में थोड़ा सा घी को डालो और फिर इसको चम्मच से मिलाओ, देखो छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो जाता है। या जब आप उसको ताप पे भी गर्म करोगे उसके बाद भी जब आप पानी में मिलाओगे तो पूरे तरीके से घुलनशील नहीं होगा पानी में। जब कुछ एंजाइमों, किसकी, कुछ एंजाइमों की सहायता से, यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एंजाइमों की सहायता से, कुछ एंजाइमों की सहायता से, कुछ एंजाइमों की सहायता से ही क्या कहते हैं फैट को हम पानी में मतलब घुलनशील बना सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। और ये जो ईथर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोराइड, इन सब में जो हमारा फैट होता है वह घुलनशील होता है। इसीलिए हम फैट को क्या कहते हैं, जलात्मक विपरीत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, जलात्मक विपरीत के नाम से जानते हैं। जलात्मक विपरीत मतलब ये जल के क्या है, विपरीत माना जाता है। जल में किसी भी प्रकार से घुलनशील नहीं होता, तो राइट आंसर होगा 12th का बी। बिल्कुल गंगवा जी, 12th का डी, बी सॉरी। दिव्या का भी कर, उम्मीद है ये टॉपिक आपका क्लियर हो रहा होगा वाटर में, बिल्कुल। विनय चौहान जी, ए नहीं बेटा, ईथर में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पानी की बात करेंगे, वाटर की ही बात करेंगे, जलात्मक विपरीत कहा जाता है। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, उम्मीद है ये आपको क्लियर है कि वसा जो होता है पानी में अघुलनशील होता है, कुछ एंजाइमों की सहायता से इसे घुलनशील बनाया जाता है। ऋषु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यस हाँ चलिए गनवाज, बिल्कुल विनय जी का भी आंसर आ चुका है। चलिए ठीक है, गुड। अब वो कभी गलत नहीं होगा, है ना, माइंड में एक सेट हो गया कि क्या चीज उसमें घुलनशील है, क्या अघुलनशील है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। एक मोटे व्यक्ति को, किसकी बात है, एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए, किसमें, खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन की बात हो रही है वसा, सेकंड की बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड की बात हो रही है प्रोटीन, और फोर्थ की बात हो रही है विटामिन। 13 का आंसर आप एक करें, पहले ही फैट। मनीषा सॉरी मैम, क्या हो गया बेटा, आप सॉरी क्यों लिख रहे हैं।
कोई समस्या है आपको जो आप सॉरी लिख रहे हैं? चलिए, ए इज राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का कि जो एक मोटा व्यक्ति होता है वो क्या होता है, खाने में उसको कम प्रयोग करना चाहिए, फैट वसा। लेकिन यहाँ पर एक डाउट, एक मतलब मेरा जो डाउट है वो मैं बता रही हूँ कि फैट तो ठीक है, एग्जैक्ट आंसर सही है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका फैट होगा, मतलब 100% श्योर है कि फैट एक मोटे व्यक्ति को यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर ये बात आती है कि अगर ऑप्शन में हमारा कार्बोहाइड्रेट भी दिया है, तो अगर जो मोटा व्यक्ति होता है उसको कार्बोहाइड्रेट भी तो कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ग्लूकोज अधिकतम मतलब क्या ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फैट इज राइट आंसर। रानी सिंह तुम्हारी ए आंसर आपका गलत हो गया मैम, तो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत होगा फिर सही होगा, फिर गलत होगा फिर सही होगा, कोई इशू नहीं है ना। जो गलत करेंगे तभी सही करेंगे, फिर गलत करते करते क्या करेंगे, सही करने लगेंगे। पहले क्या होता है, गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि अचानक से उठ के दौड़ने लगते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, तो इस राइट आंसर एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग फैट। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों की बात करता है, तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखना है कि दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ दोनों विकल्प को जोड़ देता है और वह को जोड़ देगा, तो वहां आपका आंसर इस और वह दोनों होगा, क्योंकि घुमाने के तरीकों को घुमाया जा सकता है। बिल्कुल, फैट में 9 किलो कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, आपकी बात बिल्कुल गंगवार जी सही है। इसके पहले हम लोग इस चीज को देख लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज, ठीक है, थायमिन लिख दिया। लाइपेज पाया जाता है, हमने देखा कि वसा को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक था, लाइपेज था, आपका आंसर था। अब इसमें देखते हैं कि आवश्यक एंजाइम जो लाइपेज है किस में पाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है लार, सेकंड ऑप्शन है आमाशयी रस, थर्ड है अग्नायशी और फोर्थ है आंत्र रस की बात हो रही है। तो लाइपेज जो एंजाइम है किस में पाया जा रहा है, इसकी बात पूछी जा रही है। कोई ना, चलिए नेक्स्ट आंसर करते हैं बेटा। सी इज करेक्ट आंसर इशू का। देखो पहले आंसर आपका आ गया ना, रानी सिंह को शो कर रहा है लेकिन फिर आपका हाइट समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ऋषु जी का सी आंसर सही है, मंजीत जी का भी। मैम हम लाइव में पहली बार जा ओके, सी बिल्कुल 14 का सी, 14 का सी इज करेक्ट, सभी का आंसर 14 का सी सही है। अग्नाशयी रस, इसमें क्या होता है, लाइपेज एंजाइम जो वसा को फैट को पचाने का कार्य कर रहा है वह पाया जा रहा है। चलिए मंजीत जी आपका बहुत ही स्वागत है, फर्स्ट टाइम है। बिल्कुल, मनीषा का भी सी, रानी सिंह जी चलिए पहली बार आपका सही दिख रहा है, लेकिन पे मत जाइए, लार पे मत जाइए, यहाँ पे सी पे आ जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। चलिए 15 पे देखते हैं। सरल, इसकी बात हो रही है, सरल संयुक्त लिपिड्स का जल अपघटन कराने के बाद, यहाँ पे जल अपघटन कराया जा रहा है, कराने के बाद किस प्रकार के लिपिड्स की प्राप्ति होती है। घुलनशील बिल्कुल भी नहीं है, जल में क्या हो रहा है, अपघटन कराया जा रहा है, लेकिन वह घुलनशील नहीं है। तो किस प्रकार के लिपिड्स की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। पहला देखेंगे सरल लिपिड्स, सेकंड की बात करेंगे यौगिक लिपिड्स, थर्ड की बात करेंगे व्युत्पादित लिपिड्स और फोर्थ की बात करेंगे इनमें से कोई नहीं। दिव्या जी का आंसर है मैम क्लास रोज इसी, हाँ बेटा बिल्कुल रोज इसी टाइम पर होती है, करेक्ट। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं कि हमें क्या, आप इसमें से आप क्या आंसर करोगे, सरल और संयुक्त, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो राइट आंसर कर लेंगे कि सरल और संयुक्त लिपिड्स का जब जल अपघटन हो रहा है तो किस प्रकार के लिपिड्स की प्राप्ति हो रही है। मंजीत जी का आंसर है मैम क्लास कितने टाइम से चालू होती है, जी बेटा बिल्कुल 7:15 से। ऋषु का आंसर आ गया है बी, यौगिक लिपिड्स की बात हो रही है। और दिव्या का आंसर है 14 का सी, और गंगवार जी का आंसर 15 का सी। हाँ बिल्कुल 15 का आंसर सी होगा, राइट गंगवार जी, व्युत्पादित लिपिड्स की, क्योंकि सरल यहीं पर आ गया है और संयुक्त को हम यौगिक के रूप में जोड़ रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो सरल और संयुक्त व्युत्पादित लिपिड्स की क्या होती है, प्राप्ति होती है। जब हम सरल लिपिड्स को और संयुक्त लिपिड्स का जल अपघटन कराते हैं तो हमें इस प्रकार के लिपिड्स की क्या होती है, प्राप्ति होती है। 15 का गंगवार जी राइट आंसर, बी इज राइट सेशन, कोई ना, 15 का सी, बिल्कुल मनीषा जी करेक्ट। कहाँ चले गए भाई, ऋषु का आंसर ही नहीं है अभी तक। अच्छा बी आ चुका, कोई नहीं,
यौगिक को ही संयुक्त कहते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यौगिक को ही क्या करें, संयुक्त लिपिड्स के नाम से जानते हैं, सरल को सरल के नाम से जान ले, दोनों को ऐड कर दिया, दो कि एक सरल ले लिया एक संयुक्त ले लिया, दोनों को मिला दिया तो उत्पादित लिपिड्स यानी एक नए प्रकार के लिपिड्स की क्या हो रही प्राप्ति हो जा रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। 7:10, हाँ। कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। और फैट से जो जुड़े क्वेश्चन और होंगे उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। 15 का से बिल्कुल दिव्या जी आंसर इज राइट। चलिए सभी को गुड नाइट।